सर एज हम लोगों का एज होता है तो हम लोगों को कुछ नहीं होता है और फीमेल को क्यों हो जाता है? ऐसे आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज आपका जब जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बीपीएच कैसे डेवलप करता है? बीपीएच बेनाइन प्रोटेस्ट बेसिकली ऐसा थोड़ी है कि पूरी तौर पे लॉस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तौर पे लॉस हो जाता है। होता क्या है कि आपका प्रोजेस्टेरोन बहुत कम जाता है और एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई हो जाता है, प्रीडोमिनेंट हो जाता है एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत कम जाता है क्योंकि जीएनआरएच एक्टिविटी जो है वो इसको ये नहीं कर पाती है, इसलिए। चलिए, तो अब हम मेनोपॉज कहेंगे किसको? मेनोपॉज जो है बेसिकली अगर इसको अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन या फिर अकॉर्डिंग टू ये कहेंगे तो देखेंगे सिर्फ डिफिनेशन के हिसाब से, तो एमेनोरिया भी हो सकता है। क्या उसको हम मेनोपॉज कह देंगे? नहीं। तो लगातार क्या है कि लगातार 2 सालों तक अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, लगातार 2 सालों तक किसी को मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, और या तो फिर वो उसके पीछे प्राइमरी काउज हो या सेकेंडरी काउज हो, यानी किसी का सपोज को हिस्टेक्टोमी कर दिया गया तो वो प्राइमरी काउज हो गया ना मेंस्ट्रुएशन नहीं आने का। तो प्राइमरी काउज हो या सेकेंडरी हार्मोनल काउज हो उसकी वजह से, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। लगातार 2 साल तक अगर ये नहीं आता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, और आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन मेनोपॉज से पहले कुछ क्लासिकल स्टेज होते हैं, कुछ क्लासिकल स्टेज होते हैं। उस स्टेज से वुमेन सफर कर रही है या नहीं, की है या नहीं, वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। वो क्या होता है? एक सबसे पहला होता है क्लाइमेट्रिक फेज। क्लाइमेट्रिक होता है कि जब कभी भी मेनोपॉज आएगा उससे 5 से 10 साल पहले मेंस्ट्रुएशन एब्नॉर्मलिटी, साइकिल एब्नॉर्मलिटी, कभी हेवी ब्लीडिंग, कभी एमनोरिया, कभी जो है आपको स्कैंटी मेंसेस यानी ओलिगोमेनोरिया, डिसमेनोरिया, ये सारी चीजें उसके साथ उससे पहले मेनोपॉज से पहले ये सारी चीजें चलती रहती है। वो मेनोपॉज को अचीव करने की वजह से ऐसा इसलिए होता है कि जो हार्मोन्स, जो हमारा एस्ट्रोजन लेवल है, प्रोजेस्टेरोन है, उसके इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है। तो उसमें कभी तो एमेनोरिया हो जाएगा, कभी पॉलीमेनोरिया हो जाएगा, कभी ओलिगोमेनोरिया होगा, कभी मेटोरेजिया हो जाएगा। ऐसा 5 से 10 साल का लास्ट फेज होता है जो कि अमूमनतः चलता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में विदाउट एनी पैथोलॉजी। इसको क्लाइमेट्रिक फेज कहते हैं। दूसरा होता है पेरीमेनोपॉज। इसमें सिर्फ क्या होता है कि ये भी बेसिकली क्लाइमेट्रिक का एक पार्ट है, ये भी क्लाइमेट्रिक का ही एक पार्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है कि साइकिल में इरेगुलरिटी से डेवलप होती है। या तो पूरा क्लाइमेट्रिक होगा, उसमें जो है पॉलीमेनोरिया, डिसमेनोरिया, या ओलिगोमेनोरिया, या फिर मेटोरेजिया ऐसा रहेगा, या एमनोरिया ऐसा रहेगा, या फिर पेरी मेनोपॉज होगा, यानी कि इसमें सिर्फ साइकिल में इरेगुलरिटी आ जाएगी। साइकिल में इरेगुलरिटी आने की वजह से जो है ऐसा होगा, मेनोपॉज को अचीव करें। थर्ड होता है कि ये दोनों तो चूंकि मेनोपॉज को अचीव करना है। अब थर्ड होता है कि पोस्ट मेनोपॉज जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम जैसे हॉट फ्लश, बॉडी में हॉट फ्लश होगा,
आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ, एक तो क्लास ले रहा हूँ। वो बात हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो जैसे कि और सर हॉट फ्लश से क्या मुराद है सर? यानी कि बदन में लहर या जलन या गर्मी ज्यादा ऐसे उस कंडीशन में लगेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज, और हॉट साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस मिलना शुरू होगा, साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस मिलना शुरू होगा। ठीक है। तीसरी चीज, मूड स्विंग पाई जाएगी, मूड स्विंग पाई जाएगी। मूड स्विंग मतलब सर इससे मूड मुराद? स्विंग यानी तो बहुत ज्यादा कभी इरिटेटिव हो जाए, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, एकदम। ये मूड स्विंग इसी को कहते हैं। कभी तो डिप्रेशन में चले जाना, कभी बहुत हाइपर हो जाना, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाना। हॉट ये दादी फ्लश में ज्यादा गुस्सा करती है सर, हाँ? नो सर, हॉट फ्लश इसलिए अगर दादी मेरे ज्यादा गुस्सा करती है। बहुत आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसमें? वो सब बताऊंगा, ट्रीटमेंट में बताऊंगा, हॉट फ्लश के लिए क्या करना है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्या करना है, या मूड स्विंग के लिए क्या करना है, सब मैनेजमेंट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये वो हाँ, साथ में टिंगलिंग और नंबनेस होगा, टिंगलिंग और नंबनेस होगा। ओके, चलो। अब जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एज ऑफ मेनोपॉज, एज ऑफ मेनोपॉज। अननेसेसरी 26,000 रुपए पर भी खरीदी जा रही। नहीं, अननेसेसरी 26,000 रुपए पे भी खरीदी जा रही है। कहाँ सर? क्या आवाज आया है निहाल अशरफ साहब? निहाल न्यूज देखता रहता है क्या लेक्चर लगा के? लेक्चर लगा के न्यूज देखते रहते हो? नहीं सर सर, वहीं से वो मारिए सर। पूछते हैं तो गूगल करते रहता है। अमीर बहुत बजा दिए हैं। सॉरी सर, आई एम सॉरी टू से सर। चलो व्हाट? चलो आगे बढ़ते। तो एज, एज क्या होता है? नॉर्मली मेनोपॉज का जो एज है, रेंज है, वो 45 टू 50। 55 अमूमनतः वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होता है, और इधर जो है इंडिया और ऐसी कंट्रीज में, डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज में कम होता है। तो ये जो है हमारा रेंज जो है वो 45 टू 55 है। इसमें ज्यादातर जो है जो रोल प्ले करता है वो आपका डाइट एंड लाइफ स्टाइल रोल प्ले करता है। ज्यादातर जो रोल प्ले करता है वो आपका डाइट एंड लाइफ स्टाइल रोल प्ले करता है। अब ऐसी भी बहुत सारी जो हाई क्लास लेडी होती हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत सारे हार्मोनल थेरेपी लेती रहती है, ताकि स्किन के लिए भी बहुत सारी हार्मोनल थेरेपी लेती रहती है, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। दूसरी चीज क्या है कि हाई क्लास, अपर मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास भी बहुत सारे कंट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज करती है। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स भी जो है प्रोलॉन्ग करने का काम करता है मेनोपॉज को, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अर्बन पॉपुलेशन में जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज, जबकि रूरल पॉपुलेशन में जो है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन अराउंड द 50 लगभग फीमेल जो है अपना मेनोपॉज अचीव कर लेती है। सर कंट्रासेप्टिव पिल सर ये एज ऑफ मेनोपॉज को बढ़ा सकते हैं? सम टाइप ऑफ स्टेरॉइडल पिल्स है जो कि जी। मेनोपॉज को बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर प्रोजेस्टेरोन देंगे, प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपको बढ़ा देगा, क्योंकि मेनोपॉज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन होता है, जिसकी नतीजे में एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई हो जाता है। खिड़की एकदम बराबर कर दीजिएगा और फैन बंद करके और इसको कस के टानिएगा तो कुत्ता भी जला है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपका प्रोजेस्टेरोन जब देंगे तो मेनोपॉज बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एज जो हो जाएगा मेनोपॉज का वो अराउंड 50, एक रेंज है 45 टू 55। एक मिनट जरा सा गेट हटा देता हूँ। अरे बीच पे गेट है। सलाम सर। क्या है सर? अस्सलाम सर। सर आप भी गोवा चले गए क्या? वालेकुम सलाम, हम दूसरा गोवा में हैं। चलो अब आगे बात करते हैं इसके काउज की, है ना। मेनोपॉज के अगर बेसिक काउज जो है वो एक तो फिजियोलॉजिकल होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल भी मेनोपॉज हुआ करता है ना। तो पैथोलॉजिकल मेनोपॉज जो हुआ करता है उसमें क्या क्या हो सकता है काउज। तो पैथोलॉजिकल मेनोपॉज में जो काउज होता है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, यानी एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। टोटल एब्डोमिनल हिस्ट, सबसे पहला टोटल हिस्ट। जो इम्पोर्टेंट जो काउज होता है पैथोलॉजिकल में, वो क्या होता है आपको, हिस्टेरेक्टोमी। पैथोलॉजिकल वो फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल होता है, इसीलिए पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम बहुत सीवियर डेवलप होता है। चलो सेकंड क्या काउज हो सकता है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। थोड़ी देर के लिए मेरा वीडियो बंद रहेगा। सेकंड क्या काउज होगा, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। थर्ड क्या काउज रहेगा, एस्ट्रोजन सप्लीमेंट, एस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन। हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज। एस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन। फोर्थ क्या काउज रहेगा, ओवेरियन फेल्योर। ओवेरियन फेल्योर, किसी वजह से ओवरी फेल हो गया, किसी वजह से ओवरी फेल हो गया उसके नतीजे में। ठीक है, सटा दीजिए। हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज। और क्या काउज हो जाएगा, और जो काउज हो जाएगा कंजेनाइटल एनामोली, कंजेनाइटल एनामोली या कंजेनाइटल इनहेरिटेड डिजीज। किसी को बाइकोनेट यूट्रस है या किसी को कंजेनाइटल तौर पे यूट्रस एब्सेंट हो गया, ऐसी सूरत में भी आपको मिलेगा। ठीक है सर ओवरी में इन्फेक्शन होगा तो उससे नहीं हो सकता है? इन्फेक्शन तो ट्रीटेबल कंडीशन है ना। किसी को बाइलैटरल ओफ्लेक्टोमी कर दिया गया, किसी को बाइलैटरल ओफ्लेक्टोमी कर दिया गया,
इसके अलावा किसी को हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो, इसके अलावा किसी को हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो, ऐसी सूरत में भी आपको मिलेगा। तो ये सारे के सारे आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, जो हमारी बॉडी पे दिखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहला क्या आता है क्लिनिकल फीचर्स में? वैसोमोटर सिम्टम। वैसोमोटर सिम्टम वैसोमोटर सिम्टम में जो होगा आपको कैसे होगा? वैसोमोटर सिम्टम मेनली जो है वो हॉट फ्लश और पल्पिटेशन होता है। हॉट फ्लश एंड पल्पिटेशन होता है। वो आपको क्या होता है कि सडन हीट जो है फील करने लगेगा बॉडी में, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा। सडन हीट फील करने लगा बॉडी में और स्वेटिंग होगा। यस सर। वैसोमोटर सिम्टम के बाद क्या हो जाएगा कि यूरोजेनाइटल एट्रोफी। यूरोजेनाइटल एट्रोफी इसमें क्या होगा आपको कि एक मिनट जा अटेंडेंस ले। तो यूरोजेनाइटल एट्रोफी में क्या क्या हो जाएगा कि आपको यूट्रस जो है वापस से एट्रोफाई हो जाएगा, ओवरी जो है वापस से एट्रोफाई हो जाएगा, ये वजाइनल ऑरिफिस जो है उसमें लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ये दोनों लूज पड़ जाएगा। प्यूबिक हेयर जो है वो घटने लगेगा, सेक्सुअली डिसफंक्शनिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या फिर जो है रिकरेंट यूटीआई डेवलप करने लगेगा। तो ये कंडीशन जो है आपको होगी। इसके अलावा थर्ड क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। ए रहमान स्लो बात करो, नहीं इधर आवाज दिक्कत हो। ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगेंगे। साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगेंगे, जो मूड स्विंग बताया था। स्किन एंड हेयर, स्किन में रिंकल्स पड़ने लगेंगे, हेयर लॉस होने लगेंगे, हेयर में थिनिंग आने लगेगी। स्किन एंड हेयर में चेंजेस जो आएंगे, स्किन में रिंकल्स पड़ने लगेंगे, हेयर लॉस और हेयर में थिनिंग आने लगेगी। डिमेंशिया एंड कॉग्निटिव डिजीज डेवलप हो जाएगा। डिमेंशिया एंड कॉग्निटिव डिजीज डेवलप होने लगेंगे।
Dementia and cognitive. disease, Dementia and cognitive disease, disease. Okay. ठीक है। तो ये सारे के सारे चेंजेस आपको बॉडी पे दिखने लगेंगे। ओके, सर यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यहाँ पे हमको समझ में नहीं आई, इसमें कैसे हो सकता है ये? कार्डियोवास्कुलर डिजीज कैसे होगा, उसके पीछे वजह ये है कि जब कभी भी एस्ट्रॉइडल हार्मोन बढ़ेगा तो वो एस्ट्रॉइडल हार्मोन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि लिपिड के एलडीएल के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, और जब एलडीएल बढ़ता है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। एलडीएल बढ़ता है तो कार्डियोवास्कुलर जो वो डिपॉजिट होता है वेसल्स पे, ट्यूनिका इंटीमा पे, और ट्यूनिका इंटीमा के इंडोथेलियल इंजरी करने शुरू कर देता है। ठीक है, जी सर। तो ये सारे के सारे सिम्टम शुरू हो जाएंगे। ओके, अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सर स्किन जो सर रिंकल पड़ जाता है सर, इसका मतलब कि इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है? शुरू में ही बताया है मैंने कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम अगर हो सर अगर सर सुनिए, मेनोपॉज होने के बाद अगर प्रोजेस्टेरोन अगर हम बाहर से अगर सप्लीमेंट लें तो वो जो रिंकल दूर हो सकता है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कॉस्मेटिक वजह से बहुत सारे हार्मोनल थेरेपी लेते हैं जी। स्किन टाइटनिंग के तो लिए। सर क्या अगर सर मेल इसके लिए मतलब कि जो रिंकल दूर करने के लिए अगर वो प्रोजेस्टेरोन लेगा तो क्या हो जाएगा सर उसमें? तो मेल लेगा तो क्या हो जाएगा? देखो, स्किन कार्डियोवास्कुलर डिजीज में तो प्रिवेंट होता है, लेकिन बाकी सारी चीजें जी। तो उसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेंगे ना, फिर प्रोजेस्टेरोन हाई होगा तो। जी। ओके सर। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए, फिजियोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए तो सबसे पहला चीज है हिस्ट्री। कि हिस्ट्री में देखेंगे कि एज कितना हुआ। यस सर। दूसरी चीज क्या देखेंगे कि इसका जो मेंस्ट्रुएशन है वो कितना दिन से रुका हुआ है। अगर मोर देन 12 मंथ है मतलब मेनोपॉज की तरफ इशारा कर रहा है। फिर क्लाइमेट्रिक चेंजेस के हिस्ट्री लेंगे, क्लाइमेट्रिक चेंजेस के और पेरीमेनोपॉज के हिस्ट्री लेंगे। Climatic changes. Hello sir. हाँ, क्लाइमेट्रिक चेंजेस और पेरीमेनोपॉज के हिस्ट्री लेंगे। History. इसके अलावा सीरम एस्ट्रॉइडल हार्मोन करवाएंगे। सीरम एस्ट्रॉइडल हार्मोन करवाएंगे। Serum steroidal hormone. सीरम FSH एंड LH। LH. फिर उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे कि
हिस्ट्री में, हाँ हिस्ट्री में सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे पहले कि हिस्टेक्टोमी तो नहीं हुआ है या ओफ्रेक्टोमी तो नहीं हुआ है। मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कोई कार्सिनोमा तो नहीं था जिसकी वजह से कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी तो नहीं किया गया है। ठीक है, फिर जो है हम सीरम पे प्रोजेस्टेरोन करवाएंगे। फिर वजाइनल साइटोलॉजी करवाएंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरे करवाएंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में ऑस्टियोपोरोसिस को रूल आउट करेंगे। लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, उसमें डिसलिपिडेमिया स्पेशली हाइपरकोलेस्टेमिया है कि नहीं। लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, उसमें स्पेशली डिसलिपिडेमिया यानी हाइपरकोलेस्टेमिया है कि नहीं वो देखेंगे। इसके अलावा सीटी स्कैन ब्रेन भी करवा सकते हैं कि कोई हाइपोथैलेमिक ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, वो रूल आउट करेंगे। इसके अलावा हम ये ईसीजी करवाएंगे कि कोई कैसा ईसीजी कि कोई इस्चेमिक हार्ट डिजीज है कि नहीं वो देखेंगे। इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट की। इसके बाद बात आती है ओफ्रेक्टोमी, सॉरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज क्या है कि स्पॉन्टेनियस मेनोपॉज, ये अनएवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यानी प्राइमरी मेनोपॉज जो है या फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज जो है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। थोड़ा डिले जरूर कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज है आर्टिफिशियल मेनोपॉज यानी या सेकेंडरी या पैथोलॉजिकल मेनोपॉज। तो आर्टिफिशियल यानी सेकेंडरी या जो है पैथोलॉजिकल मेनोपॉज, इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि सर्जरी हो रखी है, अगर हिस्टेक्टोमी हो रखा है या बायलैटरल ओफ्रेक्टोमी हो रखा है तब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई कीमोथेरेपी की वजह से या फिर जो है रेडिएशन की वजह से है तो कीमोथेरेपी वाला रिवर्सिबल है, कीमोथेरेपी वाला रिवर्सिबल है। रेडिएशन वाला भी मोस्ट ऑफ द टाइम इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे यूट्रस और ओवरी है वो श्रिंक कर जाते हैं, एट्रोफाइड हो जाते हैं। तो इसलिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो कीमोथेरेपी की वजह से इंड्यूस्ड होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें काम क्या होता है कि काउंसलिंग करना।
सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, काउंसलिंग करना। हर वुमेन को जो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है या सिम्टम होता है, उसको हमको एडिक्वेटली एक्सप्लेन करना है कि देखिए आपको वैसोमोटर सिम्टम में पल्पिटेशन हो सकता है, आपको हॉट फ्लैशेस हो सकता है, आपको मूड स्विंग हो सकता है। दूसरी चीज कि उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे कंडीशन में इसलिए होता है कि यूरोजेनाइटल ऑर्गन का एट्रोफी हो जाता है, ये एज की वजह से होता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज कि आप प्रॉपर जो है डाइट लीजिए जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन का डाइट अच्छे से होना चाहिए ताकि कैल्शियम की कमी ना हो और वैसी सूरत में ऑस्टियोपोरोसिस से हम बच सके। तो ये सारा चीज हम काउंसलिंग के जरिए अचीव करते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट में दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, एक हार्मोनल थेरेपी होता है। एक नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, दूसरा हार्मोनल थेरेपी होता है। तो पहला जो है नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या कि उसको उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं। अगर बहुत ज्यादा कॉफी चाय वगैरह पीती है तो कॉफी चाय वगैरह को कम करवाते हैं या बंद करवाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल अगर कोई लेडी कर रही है तो उसको बंद करवाते हैं। कैल्शियम को पूरा करने के लिए दूध का इस्तेमाल बताते हैं, जो कि कम से कम 300 ml पर डे होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई मेडिसिन ले रही है जिसमें बोन मिनरल रिड्यूस होता है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो उसको बंद करवाते हैं या हटाते हैं। न्यूट्रिशन में इसको हाई प्रोटीन एंड कैल्शियम डाइट देते हैं। जरूरत पड़ता है तो सप्लीमेंट्री कैल्शियम भी देते हैं। सप्लीमेंट्री कैल्शियम जो देते हैं 1 to 1.5 ग्राम पर डे, 1 to 1.5 ग्राम पर डे। एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज में वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाते हैं और वॉकिंग और जॉगिंग करवाते हैं। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, वॉकिंग और जॉगिंग करवाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देते हैं। विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देते हैं जो कि 1500 से 2000 IU पर डे। अगर एडिक्वेट लेवल ऑफ विटामिन D3 है तो 1500 से 2000 IU पर डे अगर एडिक्वेट है तो। अगर इनएडिक्वेट है, डिफिशियंसी है, तो वैसी सूरत में 60,000 IU वीकली फॉर 8 वीक। Then 60,000 IU monthly, 60,000 IU weekly for 8 weeks, then monthly 60,000 IU. इसके अलावा
बाइफॉस्फेनेट देते हैं, क्या सर? बाइफॉस्फेनेट। बाइफॉस्फेनेट से दो चीजें होती है, एक तो वैसोमोटर सिम्टम भी कम होता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है बाइफॉस्फेनेट से वो क्या होता है कि बोन डेंसिटी को या बोन मिनरल को डिपॉजिट होने में मदद करता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह के चांसेस, फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड देते हैं, जो कि 1 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? फ्लोराइड 1 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। फ्लोराइड FLUORIDE FLUORIDE फ्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा कैल्सिटोनिन देते हैं, इसके अलावा कैल्सिटोनिन देते हैं। कैल्सिटोनिन जो है 200 IU डेली देते हैं। ये इसलिए देते हैं जब एस्ट्रोजन थेरेपी कंट्राइंडिकेटेड हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है, तो हम कैल्सिटोनिन देते हैं।